जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीके का एक और मॉक टेस्ट लेकर आया हूं आपके लिए। 50 क्वेश्चन पहले की तरह है और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस जीके के सेशन में। तो बिना देर के हुए शुरू करते हैं एक और मॉक टेस्ट। और ये जो मॉक टेस्ट है ये भारत में होने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, सबके लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस मॉक टेस्ट को। और एक रिक्वेस्ट आप सबसे, अगर ये मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। तो कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को मिलता है, तो अनुच्छेद 15 में प्रदत्त जो मूल अधिकार हैं भारतीयों को प्राप्त है, ये सही है। अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, ये भी सही है। और अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इन अनुच्छेदों में जो अधिकार दिए गए हैं वो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। दोस्तों, मूल अधिकारों की बात करें तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। भाग 3 में ये मिलते हैं आपको, और भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया, भाग 3 को। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हमारे संविधान में मूलतः कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूलतः 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि 6 हो गए। दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति का जो मूल अधिकार था, इसको मूल अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है और ये संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 ए में लिखा गया है। तो वर्तमान में जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक लीगल राइट्स है जो अनुच्छेद 300 ए में वर्णित है। आप याद रखिएगा कितने मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिएगा आगे, क्वेश्चन संख्या 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा के, इसने पूछा क्या है हमसे कि कौन सा कथन गलत है। अच्छा, कौन सा कथन गलत है, ठीक है सर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। दोस्तों, क्या राज्यसभा 4 वर्ष का होता है? नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना ज़रूरी है। तो 35 वर्ष की आयु राज्यसभा के लिए कंपलसरी नहीं है, 30 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए। उसका है, राज्यसभा स्थायी सदन है, बिल्कुल सही है यहाँ तक तो, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, 1/4 सदस्य मुक्त नहीं होते, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर मुक्त हो जाते हैं। तो इसके बारे में जो सारे कथन थे आपके वो सारे गलत हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राज्यसभा। राज्यसभा, इसे भारतीय संसद का द्वितीय हाउस या अपर सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है। दोस्तों, राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या वर्तमान में है वो कितनी है, 245 होती है राज्यसभा में, ठीक है दोस्तों। राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और राज्यसभा के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं हो सकती है। क्वेश्चन संख्या 3, धन विधेयक को राज्यसभा कितने अधिकतम दिनों तक रोक सकती है। कोई मनी बिल है और मनी बिल को कितने दिन तक राज्यसभा रोक सकती है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 14 दिन तक इसकी मतलब लाइफ है। यदि 14 दिन तक राज्यसभा पारित नहीं करती तो ये अपने आप ही पारित मान लिया जाता है। दोस्तों, धन विधेयक का आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और एक चीज़ याद रखिएगा, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है। एक मनी बिल हमेशा लोकसभा में लाया जाएगा और लोकसभा का जो स्पीकर है वो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आपसे पूछे कि किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन स्वीकृति देता है, लोकसभा का स्पीकर। अभी जो हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है इसमें स्पीकर कौन है, जवाब होगा ओम बिरला। लोकसभा क्षेत्र क्या है ओम बिरला का, कोटा, राजस्थान का कोटा शहर ओम बिरला का लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, क्या कहा गया है इसमें, कोई व्यक्ति एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह राज्य क्षेत्र में कम से कम, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, ठीक है।
या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन, ये तो बिल्कुल सही है कि 10 वर्ष तक जज बना हुआ हो या अधिवक्ता रहा हो। यह उसके बाद में है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने या हाई कोर्ट का जज बनने की न्यूनतम आयु का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो ये कथन तो हो जाएगा आपका गलत। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, केवल एक सही है। दोस्तों, हम बात करें हाई कोर्ट की, तो आर्टिकल 214 के तहत ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। एक हाई कोर्ट, 2 राज्यों का हाई कोर्ट हो सकता है। तो ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा ये प्रावधान है कि एक हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट हो सकता है। दोस्तों, वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो वर्तमान में जो भारत में हाई कोर्ट की संख्या है वो 25 संख्या है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान में सबसे पहला हाई कोर्ट, ये हमारे देश में सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा था? दोस्तों, हमारे देश में पहला हाई कोर्ट 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता में खुला था। 1 जुलाई 1862 कलकत्ता हाई कोर्ट ये भारत का पहला हाई कोर्ट था। ये आप याद रखिएगा, कलकत्ता हाई कोर्ट। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, भारत में कौन सा हाई कोर्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा न्यायिक पीठ है? दोस्तों, भारत में गुवाहाटी हाई कोर्ट इसकी सबसे ज़्यादा न्यायिक पीठ है। गुवाहाटी हाई कोर्ट असम का भी है। गुवाहाटी हाई कोर्ट असम, नागालैंड का हाई कोर्ट भी गुवाहाटी में लगता है। दूसरा, अरुणाचल का हाई कोर्ट भी गुवाहाटी में लगता है। और मिजोरम का हाई कोर्ट भी किस में लगता है? जवाब होगा गुवाहाटी में लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप कमेंट में लिख के बताइएगा हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत एक हाई कोर्ट में आप याचिका या रिट दायर कर सकते हो। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रिट दायर करते हैं, उसी तरह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत हाई कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 कहता है, वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के अंदर होना चाहिए? मतलब वित्तीय काल का जो प्रस्ताव है, इसका प्रस्ताव कितने समय में पारित होना चाहिए? दोस्तों, दोनों सदनों के अंदर 2 माह के अंदर ये पारित होना चाहिए। ये आप याद रखिएगा, 2 माह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अच्छा, हम बात करें वित्तीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में लिखा गया? दोस्तों, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में लिखा गया है। और वित्तीय आपातकाल के जो प्रावधान हमारे संविधान में हमने लिए वो अमेरिका के संविधान से लिए हैं। और भारत के इतिहास में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, आप याद रखने का। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? नो कॉन्फिडेंस मोशन भारत में पहली बार कब लाया गया? दोस्तों, सबसे पहली बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो लाया गया था आपका अगस्त 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ। तो इसका सही जवाब होगा 1963। किसके खिलाफ? जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव जो है इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। कम से कम लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। क्या अविश्वास प्रस्ताव में राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे? नहीं, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार केवल और केवल लोकसभा के सदस्यों को होता है। राज्यसभा के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव में मत नहीं दे सकते। और दोस्तों, एक चीज़ और याद रखें, अविश्वास प्रस्ताव कौन सी नियम संख्या में लिखा गया है? तो लोकसभा में जो कार्यवाही संख्या है, नियम नंबर 198 में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख मिलता है। नियम 198 198 में इसका उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य नीति के निदेशक तत्वों को प्रवर्तन करने के लिए अनुच्छेद है। तो आपको बताना है कि डीपीएसपी में जो प्रवर्तन है वो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, डीपीएसपी को प्रवर्तन करने का अनुच्छेद 37 में इसका प्रावधान है। दोस्तों, हम बात करें डीपीएसपी की, तो भारतीय संविधान में डीपीएसपी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत ये आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं। 36 से 51 तक, और ये भाग 4 में आते हैं। 36 से 51 तक भाग 4। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी हैं ये कहाँ से हमने लिए थे? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट हमने लिया। और डीपीएसपी, एक चीज़ और याद रखें, क्या ये
न्याय संगत हैं? नहीं, ये गैर न्याय संगत हैं, गैर न्यायोचित हैं। डीपीएसपी के खिलाफ आप सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, ये गैर न्यायोचित हैं, नॉन जस्टिसेबल हैं। एक चीज़ और याद रखें, भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी हैं ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कल्याणकारी वेलफेयर ऑफ द स्टेट का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो डीपीएसपी में मिलता है। अच्छा, डीपीएसपी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935 में डीपीएसपी का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये डीपीएसपी का ही नाम है, आप याद रखिएगा। और डीपीएसपी के बारे में एक चीज़ याद रखें, अनुच्छेद 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लॉक पंचायत, गांव में पंचायतों का गठन होगा, कौन से आर्टिकल में लिखा गया? अनुच्छेद 40 में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 8, कहा गया है कि चलैया समिति का संबंध गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों ये जो राज्य चलैया समिति थी ये 1991 में बनाई गई और इसका संबंध किससे है? भारत में टैक्स रिफॉर्म को लेके, कर सुधार को लेके चलैया समिति का गठन किया गया था। आप याद रखें, चलैया समिति, कर सुधार। क्वेश्चन संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति का संबंध कोकोत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? दोस्तों कोकोत्पादन या चमड़ा उत्पादन, नो, क्वेश्चन संख्या, इसका संबंध है भूरी क्रांति से। भूरी क्रांति आप याद रखें, काली क्रांति ये पेट्रोलियम के लिए है, गोल्डन क्रांति ये बागवानी के लिए लाई गई है, धूसर क्रांति ये उर्वरक के लिए लाई गई है। धूसर क्रांति उर्वरक, भूरी क्रांति चमड़ा उत्पादन। अच्छा, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? चमड़े की राजधानी, कानपुर को चमड़े की राजधानी कहा जाता है। एक चीज़ याद रखना, भारत में चमड़ा अनुसंधान केंद्र जो केंद्रीय वाला है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र, ये चेन्नई में है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, चमड़े को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? टैनिन। चमड़े को शुद्ध करने की प्रक्रिया टैनिन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन संख्या 10? अगला प्रश्न, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। कोई विदेशी धन जो आसानी से भारत में आ रहा है और आसानी से चला जाता है, इसे हॉट मनी कहा जाता है। हॉट मनी। हॉट मनी का एक नाम और भी होता है, हॉट मनी का एक नाम है FIII। इसे हॉट मनी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 11। क्वेश्चन संख्या 11 में कहा गया कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य जिसे FRP कहा जाता है, ये कौन अनुमोदित करता है? तो गन्ने का जो FRP है ये भारत में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा किया जाता है। दोस्तों भारत में सबसे पहली बार FRP कब जारी हुआ था? 2009 में FRP, और FRP केवल और केवल गन्ने के लिए लागू किया जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है। भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना जो होता है वो महाराष्ट्र में होता है और दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। दोस्तों गन्ना जो है वो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है और गन्ना जो है ये एक नकदी फसल है, कैश क्रॉप के अंतर्गत आता है गन्ना, नकदी फसल। और दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन ब्राज़ील में होता है। चीनी के मामले में भारत प्रथम स्थान पर आता है आज के समय, ब्राज़ील को पीछे छोड़कर। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शामिल इसमें नहीं है? तो असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं है कौन? सरकारी पदों का त्याग, ये तो था। विदेशी माल का बहिष्कार, ये भी था। अदालतों का वकील द्वारा बहिष्कार, सरकारी वाहनों पर यात्रा करने पर पाबंदी, तो ये गलत है, ये इसमें शामिल नहीं था। असहयोग आंदोलन NCM ये 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये चोरी चोरा कांड के बाद में गांधी जी ने पोस्टपोन कर दिया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, और इसी आंदोलन में गांधी जी ने भारत को 1 साल में आज़ादी दिलाने की बात कही थी, आप याद रखिएगा। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दोस्तों दांडी मार्च जो था ये नमक कानून के खिलाफ था और गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी 6 अप्रैल 1930 को। साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा इन्होंने की। लगभग 385 किलोमीटर का रास्ता इन्होंने अपने 78 अनुयायियों के साथ तय किया था। और जो वुमेन की टुकड़ी थी दांडी मार्च में, उसका नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ये वुमेन टुकड़ी को लीड कर रही थी। और दांडी मार्च जो था ये 24 दिन तक चला और फाइनली दांडी मार्च जो था वो कब समाप्त हुआ था? तो दांडी मार्च की जो समाप्ति थी वो हुई थी आपकी 6 अप्रैल
1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को, ये स्टार्टिंग डेट है इसकी, और ये इसकी एंडिंग डेट है। कितने किलोमीटर का रास्ता? 385 किलोमीटर का रास्ता। कितने दिन में? 24 दिन में दांडी मार्च। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो दांडी जगह है ये गुजरात में है, ठीक है दोस्तों। और गांधी जी को किसने मनाया था महिलाओं को शामिल करने के लिए कि दांडी मार्च में महिलाओं की उपस्थिति होनी चाहिए? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा था। चलिए क्वेश्चन अगला, गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का सही कालक्रम नहीं है। चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? तो चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी गोरखपुर में, गोरखपुर, ये सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ये भी सही है। पूना समझौता अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, तो ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 नहीं, 8 अगस्त 1942 को मुंबई से स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तो यही आपका सही नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 1942 को, 23 मार्च को नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 15, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो आज़ाद हिंद फौज के साथ जो स्वतंत्र भारत सरकार बनी अस्थायी रूप से, वो 21 अक्टूबर 1943 को बनी थी, ये आप याद रखिएगा। 21 अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस। एक चीज़ और याद रखें, जो आज़ाद हिंद फौज है वो किसने बनाई थी? दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का नाम था पहले इंडियन नेशनल आर्मी, और ये टोक्यो में बनाई गई थी 1942 में। इंडियन नेशनल आर्मी 1942 में टोक्यो में बनाई गई, और इसके संस्थापक थे रास बिहारी बोस, रास बिहारी और मोहन सिंह, इन दोनों के द्वारा ही बनाई गई थी, रास बिहारी बोस और मोहन सिंह। उसके बाद में इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई, और सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? आज़ाद हिंद फौज कर दिया, आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ वो हुआ था आपका सिंगापुर में, जबकि जो आईएनए बनी थी वो बनी थी टोक्यो में। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ से दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, एक जगह है पदांग, जो सिंगापुर में एक जगह थी पदांग, यहाँ से दिल्ली चलो का नारा दिया था। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब होती है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को मनाई जाती है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? हिटलर ने कहा है। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप याद रखें कि इन्होंने 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव भी जीता था, 1939 में भी इन्होंने जीता था, लेकिन बाद में गांधी जी से मतभेद बढ़ने के कारण इन्होंने आईएनसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक बिंदु और याद रखें, इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस के नाम पर अंडमान का जो रोस द्वीप है, रोस द्वीप का नाम रखा गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था, कटक महानदी के किनारे है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 16, क्या कहता है? सती प्रथा का उन्मूलन ये कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो सती प्रथा का उन्मूलन 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से भारत में सती प्रथा, मोहन राय, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से भारत में सती प्रथा का अंत करवाया गया। तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 17, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो दोस्तों जो बहावियों को कुचलने का श्रेय दिया जाता है वो लॉर्ड एल्गिन प्रथम को दिया जाता है। इसके टाइम में बहावियों के जो विद्रोह थे उनको सफल होने नहीं दिया गया। क्वेश्चन संख्या 18, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो ये दक्षिण भारत के इतिहास से क्वेश्चन है। पाल वंश ये शामिल था, राष्ट्रकूट शामिल था, प्रतिहार शामिल थे, लेकिन जो त्रिपक्षीय संघर्ष था इसमें पल्लव राजवंश के राजा शामिल नहीं थे, ये आप याद रखिए पल्लव। अच्छा, तमिलनाडु में जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर हैं वो पल्लव शासकों की देन है, ये आप याद रखें। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिलते हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे गए थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसमें जो मृतकों का सिर रखा जाता था वो किस दिशा की ओर होता था? मृतकों का सिर उत्तर दिशा की ओर होता था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक बिंदु याद रखिएगा कि ये कांस्य युगीन सभ्यता है, सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता में जो पहला
मतलब साइट खोजी गई उसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ था? दोस्तों चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन ये कश्मीर में हुआ था कनिष्क के टाइम में, और इसी बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बंट चुका था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वसुमित्र। वसुमित्र। और ये 2 शाखाएं कौन कौन सी थी? हीनयान और महायान। इसमें ये मतलब विभाजित हुआ था। एक चीज याद रखिएगा, जो कनिष्क है जिसके समय में ये बौद्ध परिषद हुई थी, उसने 78 ईस्वी में शक संवत भी शुरू किया था। शक संवत की शुरुआत किसने की? कनिष्क ने। और शक संवत पर ही भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 21 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर केवल्य की प्राप्ति हुई? दोस्तों जैन धर्म में परम ज्ञान को केवल्य कहा जाता है, और भगवान महावीर स्वामी को जो परम ज्ञान की प्राप्ति हुई वो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई है। भगवान महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है? और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया, और इनका जो शुभंकर है वो एक सिंह है, शेर इनका शुभंकर है। महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, 24वें, और ये 22वें तीर्थंकर भी माने जाते हैं। जैन धर्म के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा धर्म कौन सा है? जैन धर्म सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो आजीवक संप्रदाय जो शुरू किया था वो क्या था? मखलीपुत्र ने। आजीवक संप्रदाय मखलीपुत्र के द्वारा ये शुरू किया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। शाहजहां जिसके बचपन का नाम खुर्रम था, इसके काल को गोल्डन एरा ऑफ मुगल आर्किटेक्चर भी कहा गया है। मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, तो वो है शाहजहां। ठीक है दोस्तों, शाहजहां ने ही आगरे का ताजमहल बनवाया था, और विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन वो शाहजहां की ही देन थी। अगला, मुगल काल में मुहत्सिब कौन था? मुगल काल में जो मुहत्सिब होता है ये एक आचरण अधिकारी होता था। आचरण अधिकारी मुहत्सिब। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी भारत में। दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दोस्तों दीवाने अर्ज जो होता है ये सैन्य विभाग से संबंधित होता है। सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। अगला क्वेश्चन, वसावन व दसवंत किसके दरबारी चित्रकार थे? तो वसावन व दसवंत जो थे ये अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे। क्वेश्चन संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, तो ये बिल्कुल सही है। कुड़नकुलम कर्नाटक। काकरापाड़ गुजरात, ये सही है। तारापुर महाराष्ट्र। कुड़नकुलम कर्नाटक में नहीं है, कुड़नकुलम तमिलनाडु में है। तो कुड़नकुलम परमाणु संयंत्र ये तमिलनाडु में, ना कि कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सा है? कैगा। कर्नाटक में कैगा परमाणु संयंत्र है, ना कि कुड़नकुलम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुड़नकुलम तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन, 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? वॉन है। अच्छा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को कौन सी रेखा अलग करती है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को 17वीं समानांतर रेखा अलग करती है। अमेरिका और कनाडा को 49वीं समानांतर रेखा अलग करती है। जर्मनी और फ्रांस को मैगीनोट रेखा अलग करती है। मैगीनोट, ये आप याद रखिएगा। मैगीनोट रेखा कौन से 2 देशों के बीच है? जर्मनी और फ्रांस। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, 17वीं समानांतर रेखा वियतनाम, 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा, और मैगीनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस। ये आप याद रखें। अच्छा, कमेंट में लिख के बताइएगा कि रेडक्लिफ लाइन कौन से 2 देशों के बीच विभाजन का कार्य करती है? रेडक्लिफ लाइन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो अच्छे ईंधन का गुण कौन सा नहीं है? अच्छे ईंधन का ऊष्मामान उच्च होना चाहिए, सही है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, ये गलत है। बाकी ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम नहीं ज़्यादा होना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा 29 का ऑप्शन बी। ये गलत है आपका, क्योंकि हानिकारक गैसें निकलेंगी तो ये अच्छा ईंधन नहीं है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या
क्वेश्चन संख्या 30 की ओर चलते हैं। सॉरी दोस्तों, उसमें क्वेश्चन मिस हो गया है, खैर अभी आएगा आगे। तो क्वेश्चन संख्या 39 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 39 में क्या कहता है कि प्राकृतिक रबर के बारे में आपको बताना है। प्राकृतिक रबर बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। बिल्कुल, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, ये सही है। कृत्रिम बहुलक होता है, गलत है। बहुलक नहीं है, ये भी गलत है। प्राकृतिक बहुलक है लेकिन लोचदार गुण नहीं होते, ये भी गलत है। तो प्राकृतिक रबर जो होता है ये प्राकृतिक बहुलक होता है और ये लोचदार होता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो प्राकृतिक रबर है इसका जो एकलक है उसका नाम है आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर का जो बहुलक है उसका नाम आइसोप्रीन होता है। भारत में केरल राज्य में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबर उत्पन्न की जाती है और रबर लेटेक्स लेटेक्स से प्राप्त होता है। लैटेक्स एक दूध जैसा चिपचिपा पदार्थ है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, रबर को मजबूती कर देने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, रबर को मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। और आप एक चीज़ याद रखें, रबर में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है, वल्कनीकरण कहलाई जाती है, वल्कनाइजेशन। इसमें सल्फर मिलाई जाती है। चलिए, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है। तो किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है वो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या से तय होता है। 40 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा रासायनिक गुण तय होता है। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है। 41 का सही जवाब होगा भागीरथी और अलकनंदा, यहाँ पर मिलेगा देवप्रयाग। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, देवप्रयाग से गंगा बनती है। भारत में कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। तो इसका सही जवाब होगा 42 का सी, मध्य प्रदेश राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच होकर गुजरती है। अच्छा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो कर्क रेखा है इसे कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, ये भारत है, और इसको जो 2 भागों में लाइन बांटेगी वो है आपकी कर्क रेखा। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता आपको मिलेगी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। भारत में जो पश्चिमी घाट हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता है, और पश्चिमी घाट में जो शांत घाटी नेशनल पार्क है यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जैव विविधता देखेंगे। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया था। तो जैव विविधता अधिनियम जो लाया गया वो 2002 में लाया गया था, और जैव विविधता शब्द वॉल्टर रोजन ने दिया था। वॉल्टर रोजन के द्वारा जैव विविधता शब्द दिया गया है। जब किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, भिन्न भिन्न प्रकार की जीव जंतुओं की प्रजातियां मिलेंगी तो इसे जैव विविधता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 44 में आपको एक राष्ट्रीय उद्यान को मैच करना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, जबकि रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा गुजरात। अच्छा, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था। दोस्तों, भारत का पहला नेशनल पार्क था हैली नेशनल पार्क, 1936 में ये बना था, और ये जिम कॉर्बेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेशनल पार्क जो होते हैं ये इन सिटू का उदाहरण होते हैं। इन सिटू नेशनल पार्क जितने भी होंगे वो इन सिटू का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा नहीं है। एक ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है। दोस्तों, बेंगुला की धारा, बेंगुला की जो धारा है ये अंध महासागर की धारा है और ये ठंडी धारा है। लेब्राडोर की धारा जिसकी हम बात करें ये भी अंध महासागर की धारा है और ठंडी धारा है। उसके बाद में हम्बोल्ट की धारा, इसे पेरू की धारा भी कहा जाता है, ये प्रशांत महासागर की है। हम्बोल्ट की धारा प्रशांत महासागर, और ये भी ठंडी धारा है। लेकिन अगुलहास की धारा ये गर्म जल धारा है, और अगुलहास की धारा जो है ये हिंद महासागर की धारा है। अगुलहास हिंद महासागर की धारा है, तो ये गर्म धारा है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की जो गंगा कहा गया है वो कावेरी को कहा जाता है। दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, अगर की शब्द लगाया गया है और पूछा है दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी, लेकिन दक्षिणी गंगा अगर की नहीं है तो इसका सही जवाब होगा गोदावरी। दक्षिणी गंगा गोदावरी को, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक में मिलेंगी आपको, कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, चलिए
प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्रशांत महासागर में जो रिंग ऑफ फायर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, मतलब ज्वालामुखी और भूकंप दोनों के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब होगा 1 और 2। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और इसकी सबसे गहरी खाई है मैरियाना ट्रेंच। ये आप याद रखना, मैरियाना गर्त कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। इसमें क्या कहा गया? इसमें कुछ मरुस्थल आपको दिए गए हैं और इनको मैच करना है। तकला मकान मरुस्थल चीन में है, सही है। थार का मरुस्थल भारत पाकिस्तान, ये भी सही है। आटाकामा मरुस्थल चिली में है और गिब्सन मरुस्थल अफ्रीका, ये गलत है। गिब्सन मरुस्थल अफ्रीका में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। गिब्सन, सिम्पसन, तनामी, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ये जो मरुस्थल हैं ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये आप याद रखें, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, चलिए, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? घर्षण बेरोजगारी किसको बोलेंगे आप? तो 49 का देखते हैं क्या है। व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। यदि कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार रहता है रोजगार परिवर्तन की क्रिया के दौरान, तो इसे ही घर्षण बेरोजगारी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, भारत में जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिलेगी वो कृषि क्षेत्र में मिलती है, जबकि कृषि क्षेत्र हमें सबसे ज़्यादा रोजगार भी देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। MSP के बारे में कौन सा कथन मतलब सही है उसको आपको बताना है। तो इसका सही जवाब देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित होता है, बिल्कुल सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो MSP जो है ये कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा दिया जाता है और ये आयोग 1965 में बना था। दोस्तों, MSP भारत सरकार की जो कैबिनेट मामलों की आर्थिक कमेटी है ये 23 फसलों के लिए जारी करती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल की लागत का 1.5 गुना होता है। ये आप याद रखना, फसल की लागत का 1.5 गुना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप कि ये सेशन आपको मज़ेदार लगा होगा और सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना स्नेह, अपना जो सहयोग या अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। इससे भी अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट आएंगे अभी, बस आप बने रहें मेरे साथ ज्ञानपीठ जीके पॉइंट पर। तो आज की क्लास यहीं तक। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश रहिए। बाय बाय, जय हिंद।